वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? सबसे पहले बात करेंगे हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना को डिस्कस किया हुआ है। कुर्सी ना माने, रीडिफाइनिंग चाइल्ड केयर, इसमें हम लोगों ने एक मेंस का क्वेश्चन अलग से डिस्कस किया है कि कैसे हम वुमेन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। थर्ड है ग्लोबल हेडविंड, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया है हमने, और इसमें भी एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट के गिरने का कारण क्या है और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। अलग से सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, और कैसे हम जो डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि पेपर में आया हुआ है आर्टिकल में। और लास्ट दो आर्टिकल हैं वाई इज़ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे फेसिंग लीगल चैलेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग द MOE-FCC यूटर्न। ये दोनों हिंदू के आर्टिकल हैं, इसको भी हमने ब्रीफ में जो है डिस्कस किया है। तो आप लोगों को अगर आर्टिकल समझ में आ रहे हैं, अप्रोच सही लग रहा है या फिर कोई इशू है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है जिसके बारे में बात करेंगे हम, हाउसिंग फॉर ऑल, और इसके बाजू में एक आर्टिकल है न्यू बिल्स एंड अ प्रिंसिपल कोर्स फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। इसमें जनरली बात क्या किया है कि लॉ रिफॉर्म जब करेंगे तो वो किस तरीके से करना चाहिए, कोर्स क्या होगा उसका। ठीक है, तो अभी लॉ रिफॉर्म के बारे में कुछ कॉन्क्रीट अपने को चीज़ें नहीं मिली है, नहीं पता चला है। जब तक कि कुछ कॉन्क्रीट फर्दर इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए बिल के अंदर क्या है, तब तक कि इस तरह के आर्टिकल को पढ़ने का कोई यूज़ नहीं है अपने लिए। फ़िलहाल अपन जिस पे फोकस करेंगे वो है अपना हाउसिंग फॉर ऑल। तो सबसे पहले हाउसिंग फॉर ऑल जो योजना है हमारी, स्टैटिक पोर्शन इसका कर लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय Ministry of Home Affairs. It makes home loans affordable for a urban poor by providing a subsidy on interest rate home loan during repayment of EMI. ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो होम लोन है उसे अफोर्डेबल कर रही है वाया प्रोवाइडिंग सब्सिडी, है ना। किसके लिए? जो इंटरेस्ट है आपका वो कम हो जा रहा है। मान लो कि अगर आपको SBI चार्ज कर रही है 15% होम लोन का इंटरेस्ट, मतलब आपने 10 लाख रुपए लिए और उसमें 15% चार्ज कर रही है, तो 15% की जगह गवर्नमेंट बोल रही है कि 5% हम दे देंगे, आपको सिर्फ 10% लगेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसका एम है होम रोल, जो इंदिरा आवास योजना है जो इसका पहले नाम था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो गया है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिशरीज़ कौन है? EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो वो लोग हैं जो जिनकी इनकम कितनी है 3 लाख से कम है। स्लम डेवलपर्स हैं, जो स्लम में रह रहे हैं, उनके लिए जो है क्या बनाए जा रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसेज बनाए जा रहे हैं। LIG मतलब लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं जिनकी 6 लाख से कम इनकम है, और MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप वाले जिनकी 18 लाख से कम इनकम है। ये मेन बेनिफिशरीज़ हमारे होंगे। ठीक है, 4 कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें पहला कंपोनेंट है इन सीटू स्लम डेवलपमेंट। इन सीटू स्लम डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो लैंड एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको नए हाउस बना के दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली आया था धारावी, कौन डेवलप कर रहा है यार, अब सबको पता होना चाहिए। तो ठीक है, धारावी अदानी, हमारे अदानी भाई साहब डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी। इसमें क्या कर रहा है, आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जा रही है, मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं अप टू 6 लाख तो आपको सिर्फ 6.5% जो है आपको ब्याज देनी पड़ेगी। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये आपको RBI या नाबार्ड में काम आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं RBI ग्रेड B में और नाबार्ड के पेपर में। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, इसमें 6.5% लोन अप टू 6 लाख, 4% जो है ब्याज लगेगा अगर आप लोन 9 लाख तक ले रहे हैं, और 3% ब्याज लगेगा अगर आप लोन 12 लाख तक ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, ये हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, ये 100% कौन स्पॉन्सर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बाकी जो 3 स्कीम है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो स्टेट होता है और सेंटर दोनों ही क्या करते हैं, कुछ कुछ शेयर ऑफ बर्डन लेते हैं फाइनेंसिंग का, है ना। जो भी इस पैसा लग रहा है, मान लो 100 रुपये लग रहा है तो 50-50 दोनों बांट लेते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उसमें कम्प्लीटली कौन उठाता है सारा बर्डन? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया क्या? उसके बाद थर्ड क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप, और फोर्थ है बेनिफिशरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बेनिफिशरीज जो होते हैं वो अपना हाउस बनाते हैं और सरकार उनको लगभग 1.5 लाख के आसपास रुपए देती है। ठीक है, तो इसमें भी ये रहता है, इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है। सबसे पहले आपके पास लैंड होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट किसी भी तरीके की मदद करेगी। बिना लैंड के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोविजंस नहीं है। जब तक कि आपके पास लैंड नहीं है आप घर नहीं बना सकते, आपको कोई योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है,
कि आपको पहले घर बनाना शुरू करना होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको असिस्टेंस मिलता है। ठीक है, आपको शुरुआत में एकदम से असिस्टेंस नहीं दिया जाता, उसके बाद सॉरी ठीक है, तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक का असिस्टेंस जो है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है इसमें ईवीएस को, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जियो टैगिंग कर रखी है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन, प्रॉपरली फोटोग्राफ लगा के जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो भी रहा है या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है। और वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए क्या किया है, जो ऑनरशिप है वो फीमेल मेंबर के नाम ही रहेगी या फिर जॉइंट रहेगी। तो ये हमारी हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। क्या आया है आर्टिकल, रिसेंटली क्या अनाउंस किया है प्रधानमंत्री जी ने, द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ द स्कीम टू हेल्प द अर्बन पुअर बिल्ड हाउसेज इन सिटी इज अ सिग्नल दैट द गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक वन मोर प्लान टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अ शॉर्टेज इन अर्बन हाउसिंग। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहा है कि अर्बन पुअर लोगों के लिए हम लोग जो है घर बनाने के लिए नई स्कीम और एक्सटेंड करेंगे बेसिकली, है ना। तो ये जो स्कीम चल रही है इसे एक्सटेंशन दिया जाएगा। इवन 5 मंथ अगो इट स्टैंड्स what was that no new housing scheme has been envisaged following the extension of प्रधानमंत्री आवास योजना till दिसंबर 2024। तो पहले लगभग 5 महीने पहले तक ये डिसाइडेड था कि कोई नई स्कीम जो है नई लाई जाएगी, इसके एक्सटेंशन जब ख़त्म होगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 में, उसके बाद से कोई नए हाउस बनाने का सैंक्शन नहीं दिया जाएगा, विद द फोकस ऑन द एक्सपीडियस कंप्लीशन ऑफ सैंक्शन हाउस। ठीक है, ज़्यादा फोकस काय पे रहेगा, जो सैंक्शन हाउस है उसे कंप्लीट करने का। बट एन अप्रेजल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन may have caused the shift in its stance. It also indicates that the housing for all is still a long way away. ठीक है, तो बेसिकली अभी रिसेंटली अप्रेजल हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसके कारण हो सकता है ये चेंज हुआ हो स्टांस में, और गवर्नमेंट को लग रहा हो कि अभी भी हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए नहीं हो पाया है और अभी इसे कंप्लीट करने में और थोड़ा समय लगेगा। इन द लास्ट 8 years सिंस द लॉन्च ऑफ PMAYU ओनली 2/3 ऑफ द सैंक्शन हाउस और 76.525 lakh हाउस आउट ऑफ 1.9 करोड़ सैंक्शंस वर आइदर कंप्लीटेड और हैंडेड ओवर ऑन अगस्त 14। तो टोटल सैंक्शन कितने हुए हैं, सैंक्शन हाउस है अपने 1.19 करोड़, और टोटल जो बन चुके हैं या फिर आप लोगों को मिल चुके हैं, पोजीशन मिल चुका है लोगों को, वो कितने हैं 76.25, ऑलमोस्ट कितने 2/3। अभी भी 1/3 ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं या फिर पोजीशन नहीं मिला है। द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज्ड वाज 1.49 करोड़। द सेंट्रल शेयर हैज़ बीन The central assistance released was 1.49 lakh crore. The center share has been limited to 24%, while that of states and urban bodies to the 16%. The remainder, almost 60%, had to come from beneficiaries. Of the estimated 8.3 lakh crore for the 1.23 crore houses originally proposed, the beneficiaries have shell out 4.59 lakh crore. ठीक है, तो बेसिकली जितना भी लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास पैसा खर्चा हुआ है, 5 लाख करोड़ कौन ने दिया है, जो बेनिफिशरीज हैं उनने खर्चा किया है। और जो सेंट्रल असिस्टेंस है वो बहुत कम है, जो कि 1.49 लाख करोड़ है। ठीक है, टोटल जितना है उसमें से सिर्फ 24% सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और 16% स्टेट गवर्नमेंट। बचा हुआ 60% कौन दे रहा है अपनी जेब से, जो गरीब लोग हैं वही खुद अपने पैसे खर्चा कर रहे हैं घर बनाने के लिए। Under the proposed scheme, the share of the beneficiaries should be brought down to at least 40% of the as the parliamentary committee report highlight, as the beneficiary is not in a position to fully pay their share because of their low income। तो जो proposed scheme होगी, है ना, जो हम एक्सटेंड करेंगे या जो नई फिर से स्कीम में चेंजेस करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो बेनिफिशरीज़ का एक्सपेंडिचर है वो कितना होना चाहिए, 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो इतना खर्चा नहीं कर सकते घर बनाने के लिए। ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल ने भी सजेस्ट किया है। इवन दो सम स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू हेल्प सच बेनिफिशियरी एक्सेस बैंक लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन लुकवार्म इन देयर रिस्पॉन्सेज साइटिंग द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ सब्सटेंशियल इनकम। लेकिन क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि जो बैंक्स हैं, है ना, टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप, उन लोगों ने लोन्स को फाइनेंस करने का ट्राई करवाया है फाइनेंशियल, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज द पीपल हैव लैक ऑफ
सस्टेन्ड इनकम। बेसिकली बैंक वालों को तो हमेशा क्या चाहिए, जिनके पास अगर पैसा है, सैलरी स्लिप है, तभी उनको लोन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर है लोगों का, वो कम किया जा सके, 60 से 40 के आसपास लेके आया जा सके। उसके कारण उन्होंने क्या किया कि बेनिफिशरीज़ को लोन एक्सेस करने के लिए मदद की। लेकिन उसके बावजूद भी जो बैंक वालों का रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके जो पुअर लोग हैं उनके पास सस्टेन इनकम नहीं है। Next, the parliamentary committee also made well considered suggestion on the implementation of PMAYU, and the government would do well to examine them while drawing up the proposed scheme। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो सजेशंस हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जो नई स्कीम है उसमें। द कमिटी मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन इज़ ऑन द नीड टू ड्रॉप द यूनिफॉर्म एंड फिक्स असिस्टेंट अक्रॉस द कंट्री एज फॉलोड इन PMAYU एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट इंस्टीड डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो पूरे देश में जो है सेम असिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, हर जगह, जैसे कि 1.5 लाख असिस्टेंस, सेंट्रल असिस्टेंस मिल रहा है पूरे देश में। तो जो कमेटी है, जो पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, उसने कहा था कि हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल अप्रोच से मतलब है कि कहीं अगर टोपोग्राफी हिली है तो वहाँ पर बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है ना। वहाँ पर आप जो लेके जा रहे हैं, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण। तो फिर वहाँ पर अगर महंगा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सेंट्रल असिस्टेंस ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो वन फिट ऑल अप्रोच है उसको चेंज करके, है ना, वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच को चेंज करके क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। ये कहा है जो पार्लियामेंट्री जो पैनल है उन लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी थी, और नई स्कीम होगी उसको में इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। रीजंस बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ द हाउसेज एंड द प्रिवेलेंस ऑफ द अनऑक्यूपेंसी टू शुड बी गॉन इनटू। ठीक है, तो और क्या चेक करने की ज़रूरत है नई स्कीम बनाने से पहले कि क्या रीज़न है कि जो क्वालिटी ऑफ हाउस है वो बहुत पुअर है, और अभी भी जो हाउसेज बनाए हैं वो अभी भी खाली क्यों हैं। हाई कॉस्ट, हाई लैंड कॉस्ट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शन, मल्टीपल सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ अर्बन हाउसिंग। ठीक है, तो जो लैंड कॉस्ट है वो बहुत हाई है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शन एंड द मल्टीपल सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगते हैं क्लियरेंस लेने के लिए। घर बनाने के पहले बहुत सारे, है ना, आपको नगर पालिका के पास जाना पड़ता है, नगर पालिका से बात करनी पड़ती है, फिर वो लोग प्लान, आप अपना घर का प्लान लेके जाते हो, फिर वो उसमें बहुत टाइम लगता है उसे फाइनली सैंक्शन होने में। तो कई तरह के सर्टिफिकेशन लगते हैं, वो सर्टिफिकेशन और लैंड की कॉस्ट, जो कि हम लैंड की कॉस्ट इसमें कवर नहीं है, ये सब सारी चीज़ें क्या करेगी, अपनी जो अर्बन हाउसिंग स्कीम है उसको सक्सेसफुल करने में हेल्प करेगी। दिस कॉल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिस्कशन विद द रेलिवेंट एजेंसी सच एज स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, अर्बन प्लानिंग बॉडीज़, अर्बन सेक्टर प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविस्ट एज देयर इज़ इनफ टाइम फॉर यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द न्यू स्कीम। ठीक है, 2024 तक अभी काफ़ी समय है। तो सारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, अर्बन प्लानिंग बॉडीज़, अर्बन सेक्टर प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक होंगे उन लोग भी, और एक्टिविस्ट, सारे लोगों से, सारे स्टेक होल्डर से बात करके आराम से ये स्कीम फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ड्राफ्ट अ फुल प्रूफ स्कीम सो दैट द हाउसिंग फॉर ऑल नो लॉन्गर रिमेन अ स्लोगन बट बिकम्स अ रियलिटी इन टेंजिबल फ्यूचर। ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सबको घर देने का, वो टेंजिबली सिर्फ स्लोगन बन के ना रह जाए और वो क्लियरली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जो स्टैटिक पोर्शन है इसका वो भी, और जो ये आर्टिकल था वो भी समझ में आया। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोशिना माने रीडिफाइनिंग चाइल्ड केयर। ठीक है, ये आर्टिकल आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आ सकता है। इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रैंक्स मच लो एंड इज़ डिक्लाइनिंग, कमेंट। ठीक है, तो रिसेंट अगर डेटा की बात करें तो जो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इन 2021 वॉज 19%, और वर्ल्ड एवरेज कितना है, लगभग 25.5%। इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, लगभग कितना होना चाहिए, 50% फीमेल वर्कफोर्स होनी चाहिए बाय 2047, अमृत काल के ख़त्म होते तक। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सबसे पहला कॉज तो क्या है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो रूरल वुमेन है मेनली उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि वो स्किल नहीं होती हैं, और जो फार्म है वहाँ पर ड्यू टू मैकेनाइजेशन और नॉन फार्म एक्टिविटी ड्यू टू मैकेनाइजेशन, उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हो गया है। ठीक, दूसरा क्या है, अनपेड वर्क, सारा टाइम मैक्सिमम महिलाओं का हाउस होल्ड और कम्युनिटी वर्क में चला जाता है जो कि अनपेड है। जेंडर बायस, कल्चरल बायस,
ठीक है। और रिलीजियस स्टीरियोटाइपिंग, ऐसे रिलीजियस टेबू, कई तरह के जो रीज़न है ना, आप एकदम अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ों को, तो आप जेंडर बायस एक रीज़न हो जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली नॉर्म जो चेंज हो गया है जॉइंट फैमिली से। पहले क्या होता था, जो हमारे दादा दादी हैं वो बच्चों की केयर कर लेते थे, तो महिलाएं जो हैं शादी के बाद भी जल्द से जल्द वर्कफोर्स वापस रिटर्न आ जाती थी। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्कफोर्स, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग सेफ्टी नहीं है। उसके अलावा क्या है, मैरिज सबसे बड़ा रीज़न, शादी हो जाती है उसके बाद महिलाएं लेबर फोर्स में रिटर्न नहीं आ पाती। हाई इनकम ऑफ स्पाउस, है ना, जब आजकल लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या बोलते हैं शादी के बाद, क्या करोगी कमा के, हम तो कमा रहे हैं। तो ये वाली जो पैट्रियार्कल सोसाइटी वाली सोच है वो सबसे बड़ा रीज़न है लेबर फोर्स के कम होने का। और जो सबसे बड़ा नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न है वो है पुअर चाइल्ड केयर फैसिलिटी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली नॉर्म हो गए हैं। अगर चाइल्ड केयर फैसिलिटी होती तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चाइल्ड केयर फैसिलिटी के बारे में ये आर्टिकल आया है, ठीक है। तो चाइल्ड केयर फैसिलिटी के बारे में ये आर्टिकल क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली कर्नाटक का स्टेट है जहाँ पर अभी गवर्नमेंट बदली है, वहाँ पर बजट पेश हुआ था, ठीक। और गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, टू सेटअप अ कोशिना माने अक्रॉस 4000 ग्राम पंचायत फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर। कोशिना माने ट्रांसलेट्स टू चाइल्ड होम और क्रेचेस एंड इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन हुज मदर आर एम्प्लॉयड अंडर नरेगा एज वेल एज फॉर अदर मदर लिविंग इन द विसिनिटीज़। दिस स्कीम मस्ट बी वेलकम फॉर सेवरल रीजन्स, ठीक है। तो क्या हुआ है कि 4000 जो है क्रैच फैसिलिटीज़ ओपन की जा रही है, कहाँ पर, ग्राम पंचायत में। किस लिए, महिलाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्लस न्यूट्रिशन देने के लिए, प्लस सेफ्टी टू चिल्ड्रन। ये 3 पर्पस फुलफ़िल करने के लिए ये दिया जा रहा है। बेसिकली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है। और प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे हैं जिनको, है ना, कहा जाता है कि आप क्रैच फैसिलिटी दें, लेकिन अभी इंडिया में इतने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी क्रैच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है महिलाओं का प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। तो क्या क्या फ़ायदा है इसका, तो सबसे पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू वुमेन टू इंक्रीज़ वुमेन पार्टिसिपेशन इन मनरेगा। ऑब्वियसली मनरेगा और जो भी आसपास जो भी वो काम कर रहे होंगे तो उसके लिए जो है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। सेकंड क्या है, मैसेज टू सोसाइटी दैट द वुमेन आर नॉट जस्ट मदर बट अ पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। तो एक ओवरऑल गवर्नमेंट का क्या है, सबको मैसेज है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ मदर नहीं हैं, वो वर्कफोर्स का पार्ट है, वो काम कर सकती हैं और वो अच्छी इनकम कमा सकती है। उनका जो एम्पावरमेंट होगा इससे वो अलग बेनिफिट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस वन ऑफ द ट्रिपल बर्डन ऑफ वर्क, पेड वर्क, डोमेस्टिक चोर्स और चाइल्ड केयर। 3 तरह के काम महिलाओं को करने पड़ते हैं। जो पुअर इनकम वाले घर वाले लोग हैं वहाँ पर महिलाएं काम करती ही हैं, तो वहाँ पर 3 तरह के काम करने पड़ते हैं। उसको एक घर का काम भी करना पड़ता है, चाइल्ड केयर बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है, और क्या बोलते हैं, पेड वर्क भी करना पड़ता है। तो एक बर्डन महिलाओं का क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, कम कर दिया है। समझ में आया क्या। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव चाइल्ड सेफ्टी एज वुमेन इन नीड पुअर टुक देयर चाइल्ड विथ हर इन अ वर्क साइट। जनरली आपने देखा होगा जो महिलाएं हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने बच्चों को लेके जाती, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती, वहाँ उनकी जान को रिस्क रह सकता है। तो चाइल्ड सेफ्टी एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न था, उसको ये डील कर लेगा, उसे ये एड्रेस कर लेगा। और एक जो लास्ट पॉइंट जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट भी लगा था, अच्छा भी लगा था, ठीक है, द ऑफ्ट डाइकस्टमाइज रिलेशनशिप बिटवीन द वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड द चाइल्ड केयर कैन बी ईज थ्रू चाइल्ड केयर प्रोविजन, वाइल the motherhood penalty is considered to be one of the reason why women drop out of the labor force. The situation is slightly different in poorer household. The women work late into their pregnancy and return to work immediately after childbirth. Mother pushes women to take up work that is flexible, part-time, low-paid casual work or self-employment as they are unable to find care support. तो महिलाएं जो हैं जो कि नीड में होती हैं वो क्या होती है, लेट तक काम करती हैं और फिर जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म, मतलब बेबी डिलीवर होता है उसके कुछ ही टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और काम में आ जाती हैं। और वो किस तरह का काम करती हैं, जो कि फ्लेक्सिबल हो, पार्ट टाइम हो, लो पेड कैजुअल वर्क हो, ठीक है। तो लो पेड वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी चाइल्ड केयर फैसिलिटी से। अब वो परमानेंट जॉब कर सकती हैं, बिना चिंता करे कर सकती हैं। समझ में आया क्या। तो चाइल्ड केयर, जो पुअर चाइल्ड केयर फैसिलिटी थी जिसके कारण लोअर फीमेल रेट पार्टिसिपेशन था, उसको ये एड्रेस करेगा। आप लोग इसको एज अ मॉडल, है ना, अपने आंसर में सॉल्यूशन की तरह लिख सकते हैं। कर्नाटका का ये स्कीम जो कि पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
समझ में आया? इसलिए सिर्फ इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये आप एज अ मॉडल लिख सकते हैं आपके आंसर में। समझ में आया क्या? क्योंकि ये डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं, आपको पूरा कॉमन क्वेश्चन आएगा, लोअर फीमेल लोअर रेट पार्टिसिपेशन क्यों है, लोअर वर्क रेट, तो आपको कॉमन आंसर में इसमें सॉल्यूशन में आप ये लिख सकते हैं, ये वाली स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। समझ में आया क्या? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल हेडविंड्स, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है। और जैसा कि मैंने कहा था सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे और बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो क्या है ये आर्टिकल, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया का जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है और उसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है जो इकोनॉमी को बूस्ट करे, जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करे। समझ में आया? Trade data released by Ministry of Commerce and Industry a few days ago point towards a continuing weakness in India export। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री डेटा रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने एक बताया है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो लगातार गिर रहे हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फेल टू अ 9-month लो ऑफ 32.25 बिलियन इन जुलाई, अ डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 16%। तो जो अपना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो मिनिमम लेवल पर आ गया है, 9 मंथ के लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है, जो कितना हो चुका है $32 बिलियन। ठीक है, कितना परसेंट गिर चुका है? 16% के आसपास। और जो इंपोर्ट्स है वो कितने परसेंट गिर चुके हैं? 17%, जो कि कहाँ पहुँच गए? 52.9 बिलियन। इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से अगर जुलाई तक की बात करें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स नाउ हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 14.5 एंड 13.8% रिस्पेक्टिवली। तो 14.5 और 13.8 क्या गिर चुका है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, इंपोर्ट थोड़ा कम तेज़ी से गिर रहा है, जो कि होता ही है। वाइल पार्ट ऑफ द डिक्लाइन कैन बी ट्रेस टुवर्ड्स लोअर कमोडिटी प्राइसेस, बोथ नॉन ऑयल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैव फॉलन, इंडिकेटिंग वीक ग्लोबल एंड डोमेस्टिक डिमांड। दिस आर वरिंग साइंस। ठीक है, तो बेसिकली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो अभी रिसेंटली कम हुए हैं, इसलिए जो ट्रेड का अपने को दिख रहा है ओवरऑल ट्रेड, ठीक है, वो थोड़ा कम होते दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस अगर ज़्यादा होंगे तो जो भी आप पहले अगर 100 किलो आटा भेज रहे थे और वो 100 रुपये का था तो 1000 रुपये का ट्रेड हो रहा था, अब वो 50 का आटा हो गया है तो 500 रुपये का हो रहा है। तो एक रीज़न तो मेन क्या है, कमोडिटी प्राइसेस कम हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो ग्लोबल डिमांड है और डोमेस्टिक डिमांड है दोनों वीक हो रही है, फॉलन हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द disaggregated डेटा शोज़ दैट 19 ऑफ द 30 मेजर एक्सपोर्ट आइटम हैव डिक्लाइन ड्यूरिंग अप्रैल टू जुलाई। जो 13 मेजर एक्सपोर्ट है, जो इंडिया के मेन एक्सपोर्ट हैं, उसमें 19 ऐसे हैं जो डिक्लाइन हुए हैं। जो 19 ऐसे अपने एक्सपोर्ट आइटम हैं वो गिरावट आई है उनमें एक्सपोर्ट में। दिस ऑल्सो इंक्लूड लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होता है? जिसमें लेबर ज़्यादा होते हैं कैपिटल से, जिसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है कैपिटल कॉस्ट से। ठीक है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड अदर्स। हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रोबस्ट पेस, राइजिंग बाय 37.6% इन अ फाइनेंशियल ईयर सो फार। लेकिन एक जो अच्छा चीज़ क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो तेज़ी से अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव कौन कौन से सेक्टर हैं? जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स। समझ में आ रहा है क्या? As per the analysis by CRISIL, the decline in India export has been more pronounced in the Asia Pacific region. In the first 2 months of the financial year, export of APAC declined by 28%, followed by US, Africa, Europe. ठीक है, तो जो डिक्लाइन हुआ है, अगर हम ट्रेड को, हमारा जो इंडिया का ट्रेड है उसे रीजन के हिसाब से डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा एशिया पैसिफिक रीजन में जो एक्सपोर्ट है वो गिरावट आई है। नेक्स्ट है यूएस में भी जो है गिरावट आई है। क्यों आई है यूएस के एक्सपोर्ट में? क्योंकि यूएस का अभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है और ग्रोथ कम हो गई है, ओवरऑल वहाँ पर डिमांड बहुत कम हो गई है, इसलिए इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी यूएस में, और एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है तो इंडिया की एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? As per this analysis, the share of APAC in India goods export has been on decline since the beginning of the pandemic. ठीक है, अगर एनालिसिस किया जाए तो APAC मतलब एशिया पैसिफिक रीजन का जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो पैंडमिक से ही डिक्लाइन हो रहा है। While in 2019 the region accounted for 33% of India merchandise export, by 2022-23 its share in the country export basket has declined to 26.5। मतलब पैंडमिक के बाद से ही क्या हो रहा है, जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पर हम लोगों का जितना एक्सपोर्ट था टोटल, उससे 33% जो है गिर रहा है। 33% था उस वक्त, और अभी 2022 में कितना हो गया है? 26%, मतलब 9% की गिरावट आई है टोटल एक्सपोर्ट में। समझ में आ रहा है क्या?
टोटल जितना रीजन वाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द शेयर ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट बास्केट हैड डिक्लाइन टू 26, और यूएस और ईयू का जो शेयर है टोटल कितना हो गया है 34%। मतलब अगर टोटल 100 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो 34 किसके पास जा रहे हैं, यूएस एंड ईयू के, और पहले 33 जा रहे थे किसके पास, एशिया पैसिफिक रीजन में, अब कितना हो गया है वो 26 हो गया है। समझ में आया क्या। इन अ नियर टर्म शोइंग ग्लोबल डिमांड एंड ट्रेड विल कंटिन्यू टू वे डाउन एक्सपोर्ट्स एज पर द इंटरनेशनल IMF जुलाई अपडेट ऑफ इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो एट 3% दिस ईयर, डाउन फ्रॉम 3.5% द ईयर बिफोर। लास्ट ईयर अगर इकोनॉमी का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो कौन रिलीज़ करता है, IMF। ठीक है, ये रिपोर्ट्स पहले बहुत आया करती थी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो कौन रिलीज़ करता है, उसने रिलीज़ किया था, उसमें लास्ट ईयर कितनी ग्रोथ थी, ग्लोबल ग्रोथ 3.5 उसने प्रोजेक्ट किया था, और अभी कितना प्रोजेक्ट कर रहा है 3, मतलब जो ग्लोबल ग्रोथ है वो गिर रही है। ठीक है, अलॉन्ग साइड द वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम 5.2% लास्ट ईयर टू 2%। जो वॉल्यूम है, ट्रेड का वॉल्यूम क्या होता है कि जो गुड्स एंड आइटम्स अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ट्रेड वॉल्यूम में हम दोनों इंक्लूड करते हैं, कितना ट्रेड हो रहा है, तो टोटल ओवरऑल ट्रेड 100 बिलियन का हो रहा है, तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आएगा। समझ में आया। तो जो ट्रेड वॉल्यूम है उसकी ग्रोथ 5.2% से गिरकर लास्ट ईयर इस साल 2% रह गई है। इनफैक्ट द ग्रोथ दिस ईयर इज़ नाउ प्रोजेक्टेड टू बी 0.4% पॉइंट लोअर देन द IMF अर्लियर फोरकास्ट। तो अभी जो रिसेंट फोरकास्ट है उससे पहले 2 थी 2%, अब उससे भी 0.4 गिर के 1.6% रह जाएगी। कंसिडरिंग इट अ ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन सच एज अ जॉब क्रिएशन एंड करेंट अकाउंट पॉलिसी मस्ट फोकस ऑन बूस्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो जो इसका जो असर पड़ेगा जॉब क्रिएशन पे, उसके कारण हमें क्या फोकस करना है, जो एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, उसको बूस्ट करने पे फोकस करना है। तो अब सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है। ग्लोबल डिमांड डिक्लाइन हो रही है, उसका मतलब उसके रीज़न्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम वो बात करेंगे, और इंडिया एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए उस पर बात करेंगे। क्यों इंडिया का बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेंड है वो वीक होने का कारण और एक्सपोर्ट वीक होने का कारण क्या है। ठीक, तो वीकर ग्लोबल ट्रेंड। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, वीकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पोस्ट पैंडमिक ग्लोबल स्लो डाउन लेड टू अ रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। पैंडमिक के बाद से पूरी दुनिया में जो है थोड़ा रिसेशन आ गया है, मेनली यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है और कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है, ओवरऑल ग्रोथ कम हो गई है। इसके कारण क्या हो रहा है, अगर वो उन लोगों की ग्रोथ कम होगी तो वो हमारे यहाँ से जो आइटम है वो कम इंपोर्ट करेंगे, अगर अपने यहाँ से आइटम कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे। समझ में आया। दूसरा रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो परचेसिंग पावर होती है कंज्यूमर की वो कम हो जाती है। अब परचेसिंग पावर कम होगी तो मैं कम आइटम खरीदूंगा और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। थर्ड है टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अभी यूएस फेड हाइक, आपने देखा था कि यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट को हाइक कर दिया है। हाइक करने के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर वॉल्यूम ट्रेड भी अपने आप कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप इंपोर्ट नहीं करोगे चीज़ों को, समझ में आया, और एक्सपोर्ट भी नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपका क्या, डिसरप्टेड सप्लाई चेन ड्यू टू रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। डिसरप्टेड सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने के कारण क्या हो गया, जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, उसके कारण बेसिकली जो ट्रेड है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होगी तो ट्रेड भी कम होगा। ठीक है, ऑब्वियस रीज़न। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ आत्मनिर्भर पिच इन मोस्ट कंट्रीज पोस्ट पैंडमिक। ठीक है, जैसे अमेरिका फर्स्ट, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट। रिसेंटली इंडिया ने आईटी इंपोर्ट्स में लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। तो ऐसे रिग्रेसिव जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट मूव हैं वो सब हो रहे हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम हो रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर्स बढ़ रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं और लोग दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए कि जॉब दूसरे कंट्री वाले ले रहे हैं, क्योंकि एमएनसी कहाँ शिफ्ट हो गई है, चाइना में और अलग अलग जगह पे। समझ में आएगा। तो लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है। ठीक है, FTX क्रिप्टो एक्सचेंज कोलैप्स हुआ है, जिसके कारण फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आई और लोगों का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल सेक्टर में कम हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में कम होगा तो लोग क्या करेंगे, जो इन्वेस्ट कर रहे थे बॉन्ड्स के थ्रू वो सब कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाएगा तो वही पैसा चैनलाइज होकर कहाँ जाता है,
रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में, और वही पैसा रियल सेक्टर इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होंगे। समझ में आया। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन है इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक तो इंडिया को मोर एफटीए और आरसीईपी साइन करने की ज़रूरत है विद अ फेवरेबल टर्म्स फॉर फार्मर्स एंड पुअर्स। समझ में आया। थोड़े फेवरेबल टर्म्स के साथ इंडिया को एफटीए, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा साइन तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंडिया को फ़ायदा मिलेगा, ट्रेड क्रिएशन होगा और एबॉलिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स होगा। समझ में है। नेक्स्ट क्या है, ईज द कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एंड नॉन टैरिफ बैरियर। जितना आप कस्टम ड्यूटी और टैरिफ बैरियर कम करोगे उतना ही आसानी से ट्रेड बढ़ेंगे। सपोर्ट डिस्ट्रेस इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत समय से अपने डिस्ट्रेस में है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि एक जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े उसका। और हमारा कंपटीशन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ सके। डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका, तो एशिया में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं जैसे, और उसी का भी डिक्लाइन हो रहा है और अब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें अफ्रीका वगैरह रीजन जो अनएक्सप्लोर्ड रीजन है वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। वहाँ चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है, तो चाइना कार्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया को ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है अफ्रीका में। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, प्रोवाइड अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने, इंडिया ने क्या किया, एक लॉन्च किया है सप्लाई चेन्स रेजिलिएशन इनिशिएटिव, जो किस किस का है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान तीनों ने मिलकर अल्टरनेटिव रेजिलियंस सप्लाई चेन जो है लॉन्च की है, ताकि एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन प्रोवाइड किया जा सके। समझ में आया क्या। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे। और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ नीड टू मॉनिटर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, एडप्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज टू टारगेट इमर्जिंग मार्केट एंड कंटिन्यू टू फॉस्टर डोमेस्टिक डिमांड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें क्या करने की ज़रूरत है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और जो हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ है ना, उसको एडप्ट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग मार्केट्स डिमांड एंड कंटिन्यू टू फॉस्टर डोमेस्टिक डिमांड। और हमें अपने डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। समझ में आया क्या। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके मेंस का जो क्वेश्चन है पूरे तरीके से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जिस पे हम बात करेंगे वो है वाई इज़ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे फेसिंग लीगल चैलेंजेस। हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ है और बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे शुरू हो चुका है। मेनली इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया है। सेकंड फेज़ के मिडिल में हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया था, लेकिन रिसेंटली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है और सारी पेटिशन इसके खिलाफ जो थी उसको डिसमिस कर दिया है और अपहोल्ड कर दिया है कास्ट बेस्ड सर्वे को, जो कि बिहार में हो रहा है। इस कारण से ये न्यूज़ में है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इसमें। वाई द नीड फॉर द कास्ट सेंसस। द कास्ट सेंसस कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी डिकेड does not record any caste data other than those listed as a scheduled caste. In the absence of such a census, there is no proper estimate for a population of OBC, various group within the OBC and other. ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत है कास्ट सेंसस की। सबसे पहले तो जो सेंसस होता है हर डिकेड में उसमें कोई डेटा नहीं मिलता है हमें, सिर्फ एक्सेप्ट एससीज़ का जो होता है डेटा उसके बारे में जानकारी होती है और एसटी के डेटा के बारे में। ओबीसी पॉपुलेशन का कितना एस्टिमेट है, कितने उसके अंदर जो ग्रुप हैं उनकी क्या क्या पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। Despite this ambiguity, the union government has categorically ruled out conducting a socio-economic caste census, saying it is unfeasible, administratively difficult and cumbersome. इस एम्बिगिटी होने के बाद भी, क्योंकि कोई डेटा ना होने के बाद भी यूनियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली मना कर दिया है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए, कहा है ये अनफिजिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट है हर एक इंसान का कास्ट और जानना, ठीक है, ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और सेंटर ने एफिडेविट में क्या कहा था, एक्सक्लूडिंग एनी कास्ट अदर देन एससीज एंड एसटीज वाज अ कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन एडॉप्टेड सिंस द 1951 सेंसस एंड दैट देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ ऑफिशियल डिस्करेजमेंट ऑफ कास्ट। ठीक है, तो सेंटर ने एफिडेविट में अपने हाई कोर्ट में कह चुका है, पहले भी एक पिटीशन फाइल की गई थी उसमें, कि क्या है पॉलिसी सेंटर की, ऑफिशियल डिस्करेजमेंट ऑफ कास्ट, है ना, सिर्फ एससी और एसटी के अलावा बाकी हम किसी कास्ट के लोगों का सेंसस नहीं करेंगे। इससे जो है डिवीजन और बढ़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, ऑफिशियली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि डिस्करेजमेंट किया जा सके। अगर ये डेटा हो जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा, तो लोग फिर क्या बोलेंगे कि हमारी देखो हमारी जो एक तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे। जो कम्युनिटी के लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो लोग जो है रीजनल पार्टी बना के चुनाव लड़ना और ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट जो है लोग
पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने लगेंगे, ठीक है। पूरी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है किसके आधार पे होने लगेगी, वैसे भी अभी भी कास्ट के आधार पे होती है, पर और ज़्यादा तेज़ी से जो है पिच बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक तो उसके बाद जो ओबीसी लोग हैं, अगर मान लो कल को वो 70% निकल जाते हैं तो वो बोलेंगे कि हमें सिर्फ 27% पॉपुलेशन मिल रही, सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि पहले 52% पॉपुलेशन होने के बाद 27% मिल रहा था, अब 70% हो गई है पॉपुलेशन, तो हमें तो ये 40%। तो ये अनदर एस्पेक्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ वैसे भी हो रही है और इसको और स्प्रेड होगी और बढ़ेगी और तेज़ी से लोग इसकी डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है जो सेंटर इसको डिस्करेज कर रही है। यूनियन गवर्नमेंट इन 2011 had undertaken a survey cast through the socio-economic and caste census of 2011. However, the collected raw data of nearly 130 crore was never made public due to flaws in data. ठीक है, तो SCCC 2011 में हो चुका है जिसमें कास्ट सर्वे भी हुआ था और 130 करोड़ लोगों का डेटा लिया भी गया था, लेकिन वो डेटा कभी पब्लिक नहीं किया गया। उसमें कहा गया कि फ्लॉज है। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए पब्लिक नहीं की क्योंकि कास्ट बेसिस पे और डिवीजन बढ़ेगा, है ना कि कम होगा। तो पॉलिटिकल Analysts see the Bihar government move as a way for a coalition parties to counter the BJP हिंदुत्व पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स की बातें हम इसे अवॉइड करेंगे। On August 13, 1990, the VP Singh government announced the decision to implement the Mandal Commission report, which recommended 27% for OBC reservation. इंदिरा साहनी ने जो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन था उसको क्या कर दिया, एक्सेप्टेबल इंडिकेटर माना है, और उसी के कारण जो है कास्ट बेस्ड सर्वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कास्ट बेस्ड सर्वे हो जाएगा तो पॉलिटिक्स सबसे बड़ा, उसके कारण जो फॉल्ट लाइंस आ जाएगी कास्ट बेसिस पे, है ना, और डिविजन्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद रिजर्वेशन वाला इशू फिर बढ़ जाएगा, है ना। हर कोई जो है बोलेगा हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ, हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इट इज़ वेरी अपोजिशन पार्टीज़ हैव कंटिन्यू टू डिमांड अ कास्ट सेंसस सेइंग देयर इज सच एन एक्सरसाइज नेसेसरी टू स्ट्रीमलाइन वेलफेयर पॉलिसी। लेकिन वेलफेयर पॉलिसी के लिए आपके पास डेटा भी तो चाहिए, क्योंकि अगर कास्ट बेस पे बैकवर्डनेस तय हो रही है तो अगर कास्ट का डेटा ही नहीं है, SC/ST का तो है, OBC का डेटा नहीं है, तो हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे अपनी वेलफेयर पॉलिसी, कैसे टारगेट कर पाएंगे लोगों को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का कहना है और हाई कोर्ट ने भी क्या कहा है, वो इससे एग्री करता है और उसने अपहोल्ड कर दिया। अब इसे चैलेंज क्यों किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसे दोबारा चैलेंज किया है, हाई कोर्ट की जो अपहोल्ड करने वाली जो वर्डिक्ट थी उसको, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। The petition in the Supreme Court contained that the state June 6 order notifying that the survey is unconstitutional since only the center is exclusively authorized to conduct a census under the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पेटिशन लगाई है उनका कहना क्या है कि सिर्फ सेंटर के पास पावर है सेंसस को कंडक्ट करने का, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरा पॉइंट क्या है, दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड लोकल अथॉरिटीज फॉर कोलेक्टिंग डेटा विदाउट नोटिफिकेशन अंडर अ सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट बाय द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर गवर्नमेंट के पास स्टैट्यूटरी भी पावर नहीं है कि वो अपॉइंट कर सके डीएम को और लोकल अथॉरिटी को कि वो डेटा कलेक्ट करें विदाउट अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट बाय। जब तक कि सेंटर नोटिफिकेशन नहीं देगा स्टेट नहीं कर सकता, उसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, दूसरा लीगल कोई पावर नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, द हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑल्सो बीन असेल्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द पुट्टास्वामी जजमेंट एज इट परमिट द कलेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा बाय द स्टेट अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये पुट्टास्वामी जजमेंट के अगेंस्ट में है, क्योंकि इन लोगों ने जो कलेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा किया है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया है, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय लॉ। However, the High Court has observed that the state is competent to frame policy for better administration. लेकिन हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो है स्टेट कम्पिटेंट है ना, उतना कर सकता है वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी के, ठीक है। एंड दैट द पॉलिसी इज़ नॉट आर्बिट्री, और पॉलिसी जो है आर्बिट्री ना रहे। बिसाइड द स्टेट कैन नॉट वेट ऑन देयर हॉन्चेस फॉर द सेंटर टू कैरी आउट सेंस, ठीक है। तो स्टेट को ज़रूरी नहीं है वेट करने का कि कब सेंटर सेंसस करेगा कब नहीं करेगा। इट ऑल्सो डिसमिस द कंसर्न ऑफ अबाउट राइट टू प्राइवेसी ऑफ दो सर्वे बाय रिफरिंग टू द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है। तो उनने जो ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट है उसको भी साइडलाइन डिसमिस कर दिया है हाई कोर्ट की, कहा है इसमें कोई प्राइवेसी नहीं जाएगी। समझ में आया क्या? तो ये हमारा जो आर्टिकल था वो था कास्ट बेस्ड सर्वे के ऊपर, ठीक है। हमारा आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है अंडरस्टैंडिंग द MOE FCC यू टर्न,
ठीक है। मेंस में क्या होता है ना, आप लोग सारे क्वेश्चन तो नहीं जान सकते, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको वहीं पर बनाना होता है, वहीं उसका आंसर लिखना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो आप कैसे डील कर सकते हैं इन सब सवालों से, समझ में आया? तो एक हमेशा क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं मर्जर और डीमर्जर से रिलेटेड। अगर बॉडी पहले से ही मर्ज्ड है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाए, ये सॉल्यूशन हो जाता है। डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए उसकी पावर, ये सॉल्यूशन हो जाता है। और पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन है तो बोला जाता है साइलोस बेस्ड अप्रोच है, इसे सेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, यही होता है इंडिया गवर्नमेंट में भी यही होता है। पहले डिपार्टमेंट को ब्रेक करके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ और फिर उसके लिए रिफॉर्म में कहो कि सारे डिपार्टमेंट को हम मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, यही चला आ रहा है और यही करना होता है। और कमेटी बना दी जाती है, वो एक कमेटी बोलती है इसे ब्रेक करो। एक कमेटी जब ब्रेक कर देते हैं उसके बाद फिर थोड़े 10 साल बाद उसे रिफॉर्म करने के नाम पे क्या करते हैं, वापस सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो हम मर्जर और डीमर्जर इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आपको नहीं पता है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता है कि क्या मर्ज होने वाला है और क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपसे ये नहीं पढ़ा आपने और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। एकदम बेसिक्स पॉइंट है, किसी भी जगह आप लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी का। ठीक है, तो क्या हुआ है न्यूज़ में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि रीजनल इंटीग्रेटेड ऑफिस इस्टेब्लिश करेंगे बाय मर्जिंग द ऑफिसेज ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल NTCA, ठीक है, WCCB एंड CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, इन सारे को इंटीग्रेटेड करके एक रीजनल ऑफिस बनाया जाएगा। ठीक है, हर रीजन में ऐसा मर्जर करने की बात की गई थी, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन वापस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है क्योंकि NTCA ने इसका बहुत अपोज किया है। ठीक, तो मर्जर करने के फ़ायदे क्या हैं? अगर आपको बोला जाए कि इसको मर्जर किया जा रहा है, ठीक है, तो बताओ कि क्या क्या रीज़न है, तो आप क्या बोलोगे? मर्जर करने का एक तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो सिलोस बेस्ड अप्रोच है, सिलोस मतलब अलग अलग, ठीक है, डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जो है कोऑर्डिनेट अप्रोच करने के कारण मर्जर की आवश्यकता है। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जगह, अगर फाइल एक जगह शुरू हुई अलग, दूसरी जगह गई, फिर तीसरी जगह गई, तो ये सब सारे इश्यूज़ बहुत लंबे लंबे चलते हैं और फिर थिंकिंग भी अलग अलग हो जाती है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग लड़ाइयाँ करते रहता है। ठीक, तो वो सब सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के कारण मर्जर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। आप एक फ़ाइल को एक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिला, फिर अगले डिपार्टमेंट से, अब सब एक ही छत के नीचे आसानी से क्लियरेंस मिल जाएगा, तो ईजी क्लियरेंस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी प्रोजेक्ट ईजिली। नेक्स्ट क्या है? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सब एक ही जगह रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है? एकदम जेनेरिक पॉइंट किसी भी बॉडी का, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर कोई भी बॉडी मर्ज हो जाएगी तो स्टाफ कॉस्ट कटिंग, ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक, अलग अलग ऑफिसेज नहीं लगेंगे, अलग लैंड नहीं लगेगी, सारी चीज़ें समझ में आए क्या? एकदम बेसिक चीज़ें तो आप लिख सकते हो। अगर अगेंस्ट में लिखना है इसके, तो आप क्या लिख सकते हो? एकदम बेसिक चीज़ें। इट कुड लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन एंड क्योस, है ना। सबकी अलग अलग पावर डिफाइन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन हो सकता है, कौन हेड होगा कौन हेड नहीं होगा, ये सब क्योस आ जाएगा। फिर क्या होगा? लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, NTCA की अपनी खुद की पावर है, ठीक है, जो जू अथॉरिटी उसकी खुद अलग पावर है। अब दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों की इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी। सब एक ही जगह बैठेंगे तो सब एक दूसरे में घुसेंगे, अरे ये ऐसा कर रहा है, सब एक दूसरे में इंटरवेंशन करेंगे, तो अनड्यू इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग, जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा लास्ट? लॉस ऑफ फोकस इन डिस्चार्जिंग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है, सब एक दूसरे के ऊपर डालने लगेंगे इसके कारण इवन डिले और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है आपके मर्जर और डीमर्जर के लिए, आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें यही आर्टिकल था, कोई जगह नहीं दिया था ये आर्टिकल किसी भी कोचिंग वाले ने पढ़ने के लिए, पर ये मुझे लगा कि इसमें कुछ चीज़ें जो आपके मेंस के लिए फ़ायदेमंद है, तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। एन्जॉय योर डे, और प्लीज़ अच्छे से आर्टिकल देख रहे हैं आप, अच्छे से नोट भी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।